हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ लेक्चर। लास्ट वीडियो का जब मैंने कंप्लीट किया था, थर्ड वीडियो, तो मैंने बताया था कि हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट किया है। अब आधा पार्ट को मैं आपको बहुत अगर एकदम समराइज करूँ, एकदम समरी के फॉर्म में या एकदम शॉर्ट में समझाऊं, तो जो आधे पार्ट का जो मेन समरी है या जिस्ट जो है वो ये है कि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज, मूविंग चार्ज या फिर कोई वायर जिसमें करंट या चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नली, पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली जिसको हम यूनिफॉर्म ही कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो रखते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसी के बारे में हमारा आधा चैप्टर था। जैसे कि अगर कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है ना, चार्ज Q अगर मूव कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा उसका फॉर्मूला था QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। दूसरा था अगर वायर है, कंडक्टर है, वायर जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं यूनिफॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला था ILB sin थीटा। L इज द लेंथ ऑफ द वायर। ये दो बेसिक, मतलब मैं अगर एकदम शॉर्ट में बोलना जाऊं, एकदम कम से कम वर्ड्स में, तो यही बोलना है। फिर तो वो सब है उसमें एप्लीकेशन जो, तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझना है कि हमने आधे पार्ट में क्या पढ़ा, तो हमने आधे पार्ट में ये दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। फोर्स मूविंग चार्ज पे या वायर जिसमें चार्ज मूव हो रहा है। याद रखिएगा, फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड तभी होता है जब चार्ज मूव होता है, स्टेशनरी पे नहीं होता भाई। तो मूविंग चार्ज होना जरूरी है, तो ये फोर्स एक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर सेकंड पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिमेनिंग पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो वायर है, जो चार्ज वायर है, मतलब वायर, वो जब उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ऑयस्टर ने क्या बोला था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा अलग अलग केसेस में। जैसे एक केस होगा एक लंबा सा वायर है, दूसरा केस होगा आर्क शेप वायर है, एक केस होगा सर्कुलर वायर है, एक केस होगा सर्कुलर वायर है लेकिन उसके एक्सिस पे हमको पता, मतलब हम लोग देखेंगे अलग अलग केसेस है। फिर आगे फिर हम देखेंगे सॉलिनॉइड, टोरॉइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जब इनमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उनकी वजह, उस मूविंग करंट या चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी उसका क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये है हमारा सेकेंड टॉपिक जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लॉ की जरूरत पड़ी। बिना उस लॉ के हम आगे नहीं बढ़ पाए, और वो लॉ दिया था बायट-सैवर्ट ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ, उस लॉ के बाद ही आगे हम बढ़ पाए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब बायट-सैवर्ट ने, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, मैं आपको बताता हूं। तो अगर हम कोई भी सपोज एक रैंडमली शेप वायर लेते हैं, रैंडम आर्बिट्ररी शेप वायर है ना, ये आर्बिट्ररी शेप वायर है, इसमें से सपोज करंट I फ्लो हो रहा है, अभी सपोज एक पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट P है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो वायर जो जिसमें से चार्ज मूव हो रहा है, ऑयस्टर ने तो बोला था भाई जब चार्ज मूव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट P पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए बायट-सैवर्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट सॉल्व किया वो देखिए। उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई आर्बिट्ररी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं, करंट एलिमेंट DL, छोटा सा करंट ले लेते हैं, इसमें से I फ्लो हो रहा है, तो इसका है ना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। ये तो लेंथ है, और ये करंट एलिमेंट जो होगा ना वो होता है IDL। आइडियल को क्या बोलते हैं, करंट
एलिमेंट, ये छोटा सा लेंथ dl है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है तो idl को बोला जाएगा करंट एलिमेंट। यहां से हम इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट P को और सपोज ये जो करंट एलिमेंट है वो एंगल बना रहा है थीटा। सपोज ये डिस्टेंस जो है वो r है, मुझे इस करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा लिया है ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी, dB वो भी छोटी सी होगी। तो इन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंट, इन्होंने मतलब किसने, बायोट सेवर्ट्स ने, उन्होंने ये देखा कि ये जो dB है, जो मैग्नेटिक फील्ड है छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, directly proportional to the sine of the angle, directly proportional to the current element। ये सब प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करके उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया एक्सपेरिमेंटली, इसका डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने सॉल्व किया, एक बहुत सारी रीडिंग्स लिए, उस बेस पे उन्होंने फॉर्मूला दिया। अब म्यू नॉट, अब मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा साथ में कंपेयर भी करता हूँ जहां जहां जरूरत पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको था एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते थे परमिटिविटी कांस्टेंट, म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी है कि नहीं, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन, ये दोनों वैक्यूम या एयर मीडियम के वैल्यूज है, ये दोनों जो है ना वैक्यूम या एयर में ही होते हैं, तब म्यू नॉट लिखा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12, इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं। वहीं म्यू नॉट का वैल्यू होता है इट इज 4 पाई into 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे मिलेगा, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे ले जाओ तो आपको यूनिट मिल जाएगा, वो बड़ा काम नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.26 into 10⁻⁻6 टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका म्यू नॉट है। तो म्यू नॉट की जगह 4 पाई into 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, और अगर आपको पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना है तो आप 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप ये म्यू नॉट का वैल्यू याद रखिए, क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे 4 पाई नीचे नहीं रहेगा, यहाँ तो है लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन में 4 पाई नहीं रहता है, इसलिए म्यू नॉट का वैल्यू याद रखना ज्यादा अच्छा है रादर देन आप पूरा, क्योंकि जहाँ पे 4 पाई नीचे नहीं रहेगा तो फिर फंस जाएगा मामला। इसलिए आप सीधा म्यू नॉट का वैल्यू रखिए, नीचे कुछ भी हो डालने का, कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो भी ठीक है ना। तो ये आपका म्यू नॉट है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू जो यहाँ पे यूज होता है। अब इसको अगर आप अब इसको फिर क्या है, छोटा सा करंट एलिमेंट है, अगर आपको पूरे वायर में तो इसे क्या करने का, इंटीग्रेशन कर देने का, याद है ना, समेशन। और समेशन इंटीग्रेशन से क्यों होगा, इसीलिए होगा क्योंकि छोटे 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 जो है वो सब ऐड होंगे ज्वाइन करके, कंटिन्यूअस, कोई चीज कंटिन्यूअस अगर आपको ज्वाइन करना है, सम करना है, तो वो सिग्मा से नहीं होता, वो इंटीग्रेशन से होता है। आप देखेंगे हम जो आगे डेरिवेशंस करें ना, सब इंटीग्रेशन से ही करेंगे, सब में हम ये ऐसा करंट एलिमेंट लेंगे और सबको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, है ना। ये बेसिक हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे इसमें डेरिवेशंस में। अब इसी को अभी हम जानते हैं कि ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन्होंने बोला कि अगर इसको आपको वेक्टर में एक्सप्रेस करना है तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, sin थीटा आता है, इसलिए sin। अभी आप लोग ऊपर r तो नहीं था, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r किया तो नीचे r क्यूब हो गया, तो ऊपर r वेक्टर हम लिख सकते हैं ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो dl r sin थीटा एक r कट के r स्क्वायर हो जाएगा। ये दिया, मगर मैं तो सोचता मेरा अगर मैं बोलने मैं समझूं तो मेरा तो समझ ये है कि इसको r क्यूब r स्क्वायर रहने दो और ये r वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर लिख दो। अगर यहाँ यूनिट वेक्टर लिखोगे तो नीचे r क्यूब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, r स्क्वायर में भी काम चल सकता है, ये तो मेरा मानना है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने ऐसा नहीं दिया है, तो ठीक है हम लोग इसको ऐसे लेके चलते हैं, r वेक्टर और नीचे r क्यूब। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये आपका स्केलर फॉर्म है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta
square, and in vector form mu naught upon 4 pi I dl cross r vector upon r cube। जैसा समझने का ये सब, ठीक है। तो ये था आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ। आई होप आई एम क्लियर अबाउट बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब हम चालू करते हैं हमारे डेरिवेशन, क्योंकि एक बार ये लॉ हमको फॉर्मूला मिल गया ना, तो अलग अलग हम डेरिवेशन देखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस हैं। हर डेरिवेशन में हम क्या ढूंढेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे। अलग अलग कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे। तो पहला हम कंडीशन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड due to a long current carrying wire। ठीक है, ये डेरिवेशन है पहला हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। क्या मतलब? हम लोग एक लंबा सा करंट कैरिंग वायर है, लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये जो वायर है ये बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। हमको इस पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमको पता करना है कि जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जो ऑयस्टर ने देखा था, तो इस पॉइंट पे भाई कितनी होगी? फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन जो है जिसको बोल सकते हैं, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस r दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। अब जैसे बायोट-सैवर्ट्स में लिया था ना, आपको एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं छोटा सा यहाँ पे करंट एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, dl हमारा वो छोटा सा एलिमेंट है, और उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट एलिमेंट हो जाएगा। ये हमारा I करंट फ्लो हो रहा है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये ज्वाइन कर देंगे। अब ये करंट एलिमेंट इसके साथ सपोज ये एंगल बनाता है थीटा, क्योंकि हमारा करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ जाएगा ना। हमारा जो करंट एलिमेंट है आइडियल, वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसके साथ एंगल बनेगा। सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल r है ना, और सपोज ये जो डिस्टेंस अंदर का है वो सपोज l है, स्मॉल l है। तो ये सब स्टार्टिंग का हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जिसको बोल सकते हैं कर दिया। हमारा मेन एम क्या है, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर का पता करना है। तो हम इसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं। कैसा दो पार्ट? ये जो यहाँ तक है ना, सपोज ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ m से ऊपर और m से नीचे। m से ऊपर कहाँ तक? इनफाइनाइट। m से नीचे कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो हम m से ऊपर को आधा समझेंगे, m से नीचे को आधा समझेंगे। मतलब टोटल अगर निकालेंगे तो डबल करना पड़ेगा। m के ऊपर वाला पार्ट प्लस m के नीचे वाला पार्ट, दोनों का डबल करना पड़ेगा। प्लीज गेट माय पॉइंट। हमने इस लंबे से इनफाइनाइट वायर को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। m से ये जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर है उसके ऊपर का पार्ट और उसके नीचे का पार्ट, दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे। ओके, अब इस जगह की वजह से तो हम जानते हैं फॉर्मूला वही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला तो यूज हर बार होगा, हर डेरिवेशन में, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फॉर्मूला तो यूज होने ही वाला है। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉर्मूला लिखना है, वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एक बार लिखा हुआ है। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड D होगा ना, 2 टाइम्स इंटीग्रल dV होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जो होगा इसकी वजह से तो भाई dV होगा, इस छोटे से। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ऊपर आधा नीचे आधा, मतलब डबल। अच्छा, इसका लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके इंफिनिटी तक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, मैं कॉपी करता हूं वहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। सबसे पहला चीज, इसको अभी ऐसे रहने दो फॉर द टाइम बिंग। साइन थीटा, अभी आपका थीटा देखिए, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा और ये वाला जो नीचे वाला ये वाला एंगल है ना, वो क्या है? वो पाई माइनस थीटा है। नाउ अलाइड एंगल्स के प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, जिन लोगों को मैथ्स आता है अलाइड एंगल्स। तो ये हो गया आपका पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल।
ये वाला एंगल जो हो गया पाई माइनस थीटा हो गया। अभी साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो आई कैन राइट दिस एज r अपॉन स्मॉल r, ठीक है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑल्सो स्मॉल r, अगर स्मॉल r की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, अगर ये हाइपोटेनस है तो दिस शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज और ये चीज अब सब्स्टिट्यूट होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। सो b इज इक्वल टू 2 0 टू इंफिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl, साइन थीटा को लिखा जाएगा r अपॉन, देखो ये r स्क्वायर और ये r, देखो चलो ठीक है मैं लिख देता हूं पहले एक बार, r स्क्वायर और ये r, तो r स्क्वायर और r मिला के बनेगा r क्यूब, r स्क्वायर और r मिला के क्या बनेगा r क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे r क्यूब, मैं यहां लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl इंटू r अपॉन r क्यूब। अब मैं r क्यूब की जगह सीधा ये लिख दूं, अगर r मेरा है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r क्यूब क्या होगा, वो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। ये बेसिक है भाई, ये बेसिक मैथ्स है, अब इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब dl इंटीग्रेशन dl है तो ये पार्ट रह जाएगा और सब पार्ट भाग निकाल दो भाई, ये आपका कटा 2 टाइम्स, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i r, क्या बचा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dl अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं लेते हैं ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है 1 अपॉन r स्क्वायर। ये r और r कटा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आता है, समझाऊंगा मैं, टेक्स्ट बुक में अलग से समझा है, ऐसा नहीं है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाय r, ये भाई आपका फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया फॉर्मूला, मैं आपको ये इंटीग्रेशन अलग से सिखाऊंगा, लेकिन ये आपका डेरिवेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, ये फॉर्मूला है। अगर किसी को सिर्फ फॉर हाफ वायर चाहिए, हाफ मतलब सेमी पार्ट के लिए, मतलब आपको सिर्फ या तो आधा ऊपर या तो आधा नीचे से उतना चाहिए, तो फिर वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय r। ये फॉर्मूला कब, अगर आपको सिर्फ आधा, क्योंकि मैंने डबल ले लिया ना, मैंने ऊपर नीचे दोनों का लिया है, वो दोनों का मिला के फॉर्मूला है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ आधा देखने का, आधा देखने का तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको डेरिवेशन, अब टेक्स्ट में क्या किया है ना, इसका वो लोगों ने डायरेक्ट लिखा है और डेरिवेशन अलग से एक कलर पार्ट में सिखाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा, लेकिन सिर्फ वो लोगों ने अलग से दिखाया, मतलब आपको भी फिर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि वो लोगों ने डेरिवेशन के पार्ट में इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करके दिखाया, तो हम भी डायरेक्टली कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है जानने का कि कैसे आया सर, उनके लिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, दिखा के मैं फिर रब कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ और भी लिखना है, तो आप समझ लीजिएगा कैसा होता है ये। देखिए 0 टू इंफिनिटी dl अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब ये जिन लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है उनकी बात करता हूं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पुट l इज इक्वल टू r tan थीटा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिन लोगों को आता है उनकी बात कर रहा हूं। तो dl डेरिवेटिव लेंगे, dl r tan थीटा का है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा, व्हेन l इज इक्वल टू 0 थीटा, थीटा ये 0 हो जाएगा तो थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि l अपॉन r तो 0 होगा, tan इनवर्स 0 इज 0। अच्छा, व्हेन l इज इक्वल टू इंफिनिटी थीटा विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, tan कौन सा इंफिनिटी है, पाई बाय 2। अब देखिए जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है उनके लिए बड़ा इजी रहेगा, तो आपका ये जो चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है पता है, 0 से पाई बाय 2, dl पे आएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन l स्क्वायर को आप लिखेंगे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, मैंने l की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया कर लिया। अभी देखिए 0 टू पाई बाय 2 r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन,
अब ये आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकलेगा और रूट में से बाहर निकलेगा तो आर लेकिन क्यूब भी है, तो देखिए आर क्यूब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 द होल रेज टू 3। किसको नहीं समझा, ये समझा क्या? ये देखिए आर स्क्वायर कॉमन है, वो बाहर निकालेंगे ना तो उसका रूट निकल जाएगा, लेकिन क्यूब तो बच जाएगा ना, तो इसलिए वो आर क्यूब हुआ। अब इसमें से आपका एक कटेगा तो ये बचेगा आर स्क्वायर। इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा का रूट कट जाएगा तो क्यूब बचेगा, तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। अब देखिए sec क्यूब थीटा मतलब दो sec कट गया, एक ही sec बचा, वो ऊपर आएगा तो cos हो जाएगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल 1 अपॉन आर स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 cos थीटा डी थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी यस आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर cos थीटा का इंटीग्रेशन आता होगा आप लोगों को मैथ स्टूडेंट, sin थीटा 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन आर स्क्वायर sin पाई बाय 2 लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का माइनस sin 0 1 अपॉन आर स्क्वायर sin 1 माइनस 0 1 अपॉन आर स्क्वायर। जिनको चाहिए उनके लिए अगर यूज भी करना है, मगर फिर आप देख रहे बड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब ये पार्ट किधर आएगा पता है, ये पार्ट इधर आएगा, इधर ये पूरा पार्ट इसके बीच में आएगा और 1 अपॉन आर स्क्वायर दिखेगा, है ना। तो ये उसका पूरा डेरिवेशन है, इसको अलग से दिखा, मतलब वो लोग नहीं चाहते कि आप इसको दिखाओ, डायरेक्टली लिख सकते। अब मैं रब करने वाला हूँ, क्यों मालूम है, इसका जो एप्लीकेशन है ना वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसका एक एप्लीकेशन है, इसलिए इस जगह पे साथ में सामने सामने सिखा दूंगा तो आसान हो जाएगा, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट में भी है और मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए मैं आपको इसका एप्लीकेशन, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उसका एप्लीकेशन क्या है, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स ही होता है, चलो लिख देता हूं, करंट कैरिंग वायर्स, है ना। अब जब मैंने चैप्टर चालू किया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई दो वायर है ना, दो वायर है, एक वायर को हम 1 नाम देते हैं, एक को 2 नाम देते हैं। एक में जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज I1 हो रहा है, दूसरे में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है ना। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में है कि सेम डायरेक्शन का करंट अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और अपोजिट डायरेक्शन करंट रिपेल करेगा। हम वो तो हम जानते हैं, वो आप वो कंसेप्ट देख सकते हैं। हमारा यहाँ क्या इंटेंशन है पता है, वो जो फोर्स एक्ट करेगा ना उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम बोला अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, तो हम यहाँ वो फॉर्मूला फोर्स का डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसलिए मैंने यहाँ रखा है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इधर का फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करें। अच्छा, इसके बीच में जो वायर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो d है, ओके। अब देखिए सेम वायर, देखिए अभी इसका जो फोर्स है वो आप फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए, वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब ये ड्यू टू वायर 1 इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2, मैं इसकी वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कितना होगा, वो ये फॉर्मूला से पता चलेगा, D is equal to mu naught upon 2 pi I by, अभी यहाँ पे डिस्टेंस R था लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस D है तो I by D, mu naught upon 2 pi I by D। फर्स्ट वायर का दूसरे वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो अगर समझना तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, समझने के लिए ऐसा टेक्सचुअल लिखा नहीं है लेकिन चलो आपको ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब उसकी वजह से फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर।
अब फोर्स ऑन सेकेंड वायर, तो भाई अपना जो फर्स्ट पार्ट है ना कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका फॉर्मूला है IBL। याद करिए, साइन थीटा भी है, लेकिन यहाँ तो साइन 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर, तो मैं थीटा नहीं लिखता हूँ। तो फॉर्मूला है IBL, इट इज IBL। I कौन सा, वायर 2 का मतलब I2, B कौन सा, B आपका ये वाला B21, और L कौन सा, ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल DL। इसका मतलब क्या है कि हमने बहुत छोटा सा एक DL कंसीडर करके ये जो डिस्टेंस D है, ये DL है, उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला जो है ना, हमने DL लेके किया था ना, तो हमने DL ले लिया। अब F2 क्या हो जाएगा, I2, B21 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी यहाँ पे आपका है I1, इट इज बिकॉज ऑफ I1, ओके, I1 अपॉन D इंटू इंटीग्रल DL। F2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू इंटीग्रल DL। अब इस इंटीग्रल DL को नीचे ले आओ, तो आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन, ये लिखा नहीं है टेक्स्ट में, जरा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ये मेन फॉर्मूला है इस टॉपिक का, जो डिस्कशन है ये मेन फॉर्मूला है। इसको फिर उन्होंने कैसे लिखा है ना टेक्स्ट वाले ने, इसको लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम लोग ने लेंथ से डिवाइड कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ये फॉर्मूला टेक्स्ट में लिखा है। फिर इसके बाद वो लोगों ने बोला कि भाई ये बहुत लंबा वायर है, तो हम लोग क्या समझते हैं, छोटा सा सेक्शन लेते हैं, स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, छोटा सा लेते हैं, सपोज ऐसा छोटा सा लेंथ है L जिसका अगर सपोज लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ये आपका मेन फॉर्मूला है। देखिए ये जब लिखा तो इनफाइनाइट लेंथ लिया, ये जब लिख रहे हैं ना तो उस वायर का हम लोग छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं लेंथ का, लेंथ L, तो ये जो इंटीग्रल DL है ना उसको L लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू वायर्स। अगर ये दोनों सेम करंट डायरेक्शन में होंगे तो ये अट्रैक्टिव होगा, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपल्सिव होगा। सिंपल, ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, डेरिवेशन भी करने पूछे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, मैंने थोड़ा मतलब स्टेप्स नहीं, मतलब स्टेप्स क्या बोलते हैं, वर्डिंग नहीं लिखा है, वो आपको टेलर, ये आपको कंसेप्ट वाइज आपको यही चीज है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज और क्या मालूम है कि ये फॉर्मूला से उन लोग ने 1 एम्पियर करंट डिफाइन किया, 1 एम्पियर करंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये फॉर्मूला की मदद से डिफाइन किया गया है 1 एम्पियर। कैसे, देखिए अब आपको बताना है I1 I2 1 एम्पियर है, तो क्या किया पता उन लोगों ने, डेफिनेशन के लिए ध्यान से, क्या डिफाइन किया है, बोले D को ले लो 1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस है ना उसको ले लो 1 मीटर। म्यू नॉट है मतलब आपको वैक्यूम में लेना पड़ेगा, एयर में लेना पड़ेगा, वैक्यूम। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अभी म्यू नॉट का वैल्यू कितना मालूम है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो कट करके 2 देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू होगा 2 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए कैसे डिफाइन किया, ध्यान से सुनिए, ये वैल्यू को लेके बोला है फॉर 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स separated by a distance of 1 meter kept in a vacuum, and if the force per unit length between the two wires is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट ना, तो अगर ये 2 into 10⁻⁷ है तो इसके साथ कट जाएगा और ये 1 है, तो करंट कितना होगा, फिर करंट 1 एम्पियर हो जाएगा ना। वापस बोलता हूं, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर kept in vacuum, and if the force between the two wires is 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then the current flowing in the two wires is said to be 1 ampere. ऐसे डिफाइन किया गया है 1 एम्पियर करंट का।
तो ये हमारा पहला डेरिवेशन है ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब मैं आता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन पे या नेक्स्ट डेरिवेशन पे, ठीक है। इसमें तीन बेसिक, अभी आज के टॉपिक, आज के लेक्चर में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। एक मैंने खत्म किया, डेरिवेशन विद एप्लीकेशन, मैंने डेरिवेशन विद एप्लीकेशन कंप्लीट किया। अब मैं जाने वाला हूं सेकेंड डेरिवेशन। मैग्नेटिक field due to circular arc of a wire। मतलब क्या मालूम है, देखिए अभी आपका एक आर्क है ऐसा, है ना। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई करंट। अब इस आर्क का कहीं तो सेंटर होगा ना, कहीं तो सेंटर होगा, ये सेंटर हो है, ये एंगल थीटा है। हम जानना चाहते हैं कि इस करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, उसकी वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये हम जानना चाहते हैं। वही काम करने का, क्या करने का है, करंट एलिमेंट लेने का। करंट एलिमेंट छोटा सा, इधर मैं ले रहा हूं छोटा सा करंट, ये डीएल लेंथ है और इसका जो करंट एलिमेंट होगा आइडियल होगा इधर, ठीक है। अब देखिए तो आपका जो वो तो देखिए वो लिखने का, वो बोलने का डेरिवेशन, वो पार्ट तो लिखने का, ये जो भी है। तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल ऐड होगा, छोटा 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 सा ऐड होगा तो इंटीग्रेशन होगा। ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, तो ए से बी डी बी, तो ए से बी डी बी क्या आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। अभी अब सुनिए क्या है साइन, ये आपका रेडियस सपोज r है अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए साइन 90 क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस ये टेंजेंट है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, इसलिए साइन 90 हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो चलो कांस्टेंट है, साइन 90 1 है, और आपका i अपॉन r स्क्वायर है, इंटीग्रल dl है a टू b, ये लेंथ है। अच्छा, अगर आपको आर्क के बारे में कुछ नॉलेज है जो आपने पढ़ा है स्कूल मैथ्स में, ये आपका आर्क लेंथ है, ये आपका थीटा, ये r है, क्या आप जानते हैं s इज इक्वल टू r थीटा रिलेशन है। तो ये आपका dl लेंथ है, तो इस dl लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं dl कैन बी रिटन एज r d थीटा। प्लीज अंडरस्टैंड r, तो r मुझे भी अंदर रखना, ठीक है, हम लोग अंदर ही रखते हैं r स्क्वायर को। r कैपिटल लेंगे, स्मॉल, स्मॉल लिया जाए तो मैं भी स्मॉल लेता हूं, टेक्स्ट में स्मॉल लिया तो मैं भी स्मॉल ले लेता हूं। तो ये आपका dl इज इक्वल r d थीटा, ये आपने स्कूल मैथ में पढ़ा है, कॉलेज में 11 में, ऐसे इक्वल r थीटा बहुत जगह आपने देखा होगा। तो ये s मतलब ये लेंथ है, तो इसे r d थीटा, तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटीग्रल, अभी थीटा में आएगा तो आपका 0 से थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि अपना एंगल कितना है थीटा, 0 से लेके थीटा तक। तो dl की जगह लिखेंगे आप r d थीटा अपॉन, नीचे क्या है r स्क्वायर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटीग्रल 0 टू थीटा 1 अपॉन r इंटू डी थीटा। अब ये 1 r तो कांस्टेंट है, चलो इसको बाहर निकालते हैं, 4 पाई i बाय r इंटीग्रल 0 टू थीटा डी थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय r इंटीग्रल डी थीटा इज थीटा ओनली, 0 टू थीटा, so mu naught upon 4 pi I by r into theta, क्योंकि थीटा माइनस 0 इस थीटा, ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया भाई, फॉर्मूला डिराइव हो गया। सर्कुलर आर्क में करंट I फ्लो हो रहा है जिसका रेडियस r एट द सेंटर, दिस इज द फॉर्मूला, mu naught upon 4 pi I by r into theta, जो भी एंगल होगा सर्कुलर आर्क।
अगर सपोज ये सर्कुलर आर्क की जगह पूरा सर्कुलर वायर है और सेंटर पे पता करना है, ये आर्क की जगह पूरा सर्कल है पूरा, ये आपका हो जाता है स्पेशल केस। स्पेशल केस फॉर सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का सेंटर पे एंगल कितना होगा? सर्कुलर वायर का सेंटर पे ये थीटा है, सर्कुलर वायर पूरे सेंटर पे 2 पाई होता है, सो थीटा 2 पाई हो जाएगा। तो B एट द सेंटर कितना हो जाएगा? B एट द सेंटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, और थीटा की जगह पे आएगा 2 पाई, तो देखिए कट जाएगा, 2 बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाय R। This is the formula for magnetic field at the center of a circular carrying current wire, mu naught upon 2 I by R। This is for the arc, circular arc जिसमें थीटा है, लेकिन पूरा का सर्कुलर है, पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो सेंटर पे होगा mu naught upon 2 I by। ये स्पेशल केस होगा, इसी से बनता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेशन। अब हम थर्ड डेरिवेशन पे आते हैं। थर्ड, जो कि थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन है नहीं। वो 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज हम देखने वाले हैं, तीसरा भी देख रहे हैं। अब ये है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब ये क्या, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पे हम लोग एक सर्कुलर वायर ले रहे हैं, सर्कुलर वायर है ना। ये सपोज आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है ना। अब देखिए एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर, अगर आपके पास ये सर्कुलर वायर है तो मुझे बताइए सर्कुलर वायर का एक्सिस क्या होगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ऐसा लेंगे, थंब है मतलब आपका लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है मतलब नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। तो जो सर्कुलर वायर का नीचे का पार्ट साउथ है, ऊपर का नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ साउथ जो होता है वही एक्सिस होता है, दैट इज द एक्सिस। तो सर्कुलर वायर का एक्सिस वही होगा। तो हमको एक्स एक्सिस पे एक डिस्टेंस इस जगह पे, सपोज ये z एक्सिस है, ये xy प्लेन है, ये पॉइंट P पे हमको पता करना है जिसका डिस्टेंस सपोज ये z है, दिस इज योर z एक्सिस। P से O तक का डिस्टेंस z है, तो हमको पता करना है कि सर्कुलर कैरिंग करंट वायर जिसका डायरेक्शन सपोज ऐसा है, तो इस सर्कुलर कैरिंग करंट वायर पे अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, इस पॉइंट P पर डिस्टेंस z पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये एक्सिस क्यों है मैंने आपको समझाया, क्योंकि आपका जो थंब का डायरेक्शन है वही लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो नीचे साउथ के ऊपर नॉर्थ है, तो ये एक्सिस हो गया उसका। तो हमको ये पता करना है, यही डेरिवेशन है इसमें। अच्छा सा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, देख लीजिएगा। अब इसमें वही करते हैं, क्या करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं भाई, छोटा सा हम लोग एक करंट एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, dl, लेंथ dl है ना, और उसका करंट एलिमेंट क्या होगा, idl। उसका जो करंट एलिमेंट होगा, वो idl होगा। अभी टेक्स्ट वालों ने क्या किया, इस पे ले लिया है y एक्सिस पे, तो मैं भी y एक्सिस पे ले लेता हूँ। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन सिंस टेक्स्ट बुक में लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ dl, और यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका idl, ठीक है। अब इसको क्या करने का, इसको ज्वाइन करने का यहाँ से। अब ये r है, इसको ले लेने का स्मॉल r, ठीक है, ये r, ये स्मॉल r। अब देखिए db किधर होगा, इसका db वो समझना आपको। आपका फॉर्मूला क्या है, dl क्रॉस r, ये आपका dl है। dl कहाँ पे लाई करता है, dl लाई करता है इन द xy प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन xy में लाई करता है। आपका r कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है yz प्लेन, y एक्सिस वाला प्लेन है, और ये z है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल xy है तो yz प्लेन में लाई करता है।
और आपका बी जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। कोई वेक्टर अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है तो वो दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया, दोनों को मतलब बी वेक्टर जो होता है अपना बीबी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो एक्स वाई प्लेन को भी परपेंडिकुलर होगा और वो वाई जेड प्लेन को भी परपेंडिकुलर। तो कौन से प्लेन में लाई करेगा? वो लाई करेगा एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन किधर भाई? ये आपका है एक्स जेड प्लेन, वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, आर को परपेंडिकुलर इज एक्स जेड प्लेन। तो ये आपका डीबी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से आपका डीबी का ये डायरेक्शन होगा। वापस बताता हूं, डीबी जो है इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से डीबी का जो डायरेक्शन होगा, डीएल और आर दोनों को परपेंडिकुलर होगा। डीएल लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, आर लाई करता है वाई जेड प्लेन में, तो डीबी को होना पड़ेगा जेड और एक्स, क्योंकि ये एक्स का डायरेक्शन है, एक्स और जेड प्लेन में रहना चाहिए, तो ऐसा डायरेक्शन होगा और परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए उस डायरेक्शन में जा रहा है। और वो आप कर भी सकते हैं ना ऐसा, देखिए डीएल क्रॉस है ना, तो डीएल क्रॉस, तो ये आपका डीएल है और ये आर क्रॉस करेंगे तो आपका था वहीं जाता है, तो वो आपका डीबी हो गया, है ना। अब इसमें कुछ समझना है, ध्यान से सुनिए क्या समझना है। ये डीबी, अब सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं, देखिए ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो थीटा बड़ा इजी है, कुछ है नहीं। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट में, ध्यान देगा, दो पार्ट में एक। अभी इसको उन्होंने कैसा लिखा है मालूम है? टेक्स्ट वाले में इसको लिखा है डीबी, इसको लिखा है डीबी परपेंडिकुलर या जेड लिखा है, इसको डीबी जेड लिखा है लोग ने, और ये डीबी परपेंडिकुलर में ऐसा कुछ साइन दिया है। मैं क्या करूंगा, मैं तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं लिखूंगा डीबी कॉस थीटा, बड़ा सिंपल है क्योंकि थीटा, और इसको मैं लिखूंगा डीबी साइन थीटा। क्यों डीबी साइन थीटा? क्योंकि बिना ये रेजोल्यूशन आप जानते हैं ना, थीटा के साथ होता है कॉस, होता है, जो नहीं होता है वो साइन होता है। ओके, अब इसमें जो डीबी साइन थीटा है वो इसके पूरे चारों तरफ होगा, जैसे डीएल की वजह से इधर है, अब यहाँ का इसके सामने वाला जो डीएल होगा उसकी वजह से लेफ्ट में होगा। अब वो आमने सामने क्या करेंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। वैसे अगर आप दो पॉइंट लेंगे, एक बाहर एक अंदर है, दूसरे दूसरे कैंसिल करेंगे, मतलब डीबी साइन थीटा जो पूरे गोल में है ना, वो आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब टोटल डीबी साइन थीटा इज 0, नेट डीबी साइन थीटा is equal to 0. Why? Because they are going to cancel. Opposite, diametrically opposite जो दो डीएल लेंगे उसका जो डीबी साइन थीटा होगा ऑपोजिट होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ डीबी कॉस थीटा ही रहेगा। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ आपका डीबी कॉस थीटा होगा। क्या किया है, डीबी को दो पार्ट में तोड़ा है, डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा, साइन थीटा चारों तरफ होने की वजह से कैंसिल होता जाएगा। डीबी कॉस थीटा का सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ऊपर, नीचे कुछ नहीं है, तो कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर है, तो वो सिर्फ लिया जाएगा। टेक्सचुअल ने क्या किया, मैंने इसको ऐसा लिखा, पहले डीबी जेड लिखा है, डीबी जेड लिखा है, फिर उसको लिखा है डीबी कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डीबी, दैट इज ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अभी देखो ये डीएल का, डीएल आइडियल का है ना आर के साथ 90, ये थीटा अलग है, और आइडियल का आर के साथ 90 डिग्री है क्योंकि वो टेंजेंट बनता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। तो ये आपका होगा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। ओके, अच्छा यह साइन 90 लिख देते हैं, तो साइन 91 है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे आर, हाँ ठीक है, इंटीग्रल डीएल, मैं साइन 91 नहीं लिख रहा हूं, अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। आपको समझना पड़ेगा, क्या क्या समझना पड़ेगा, देखो सबसे पहले कॉस थीटा, सबसे पहले समझो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या भाई, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। आगे आर तो वेरिएबल है, तो आर को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ z square plus r square, yes very correct, z square plus r square। let's substitute, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटीग्रल dl अपॉन r की जगह स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो सिर्फ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बचेगा,
cos थीटा भी लिखूंगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, लेकिन स्मॉल r को लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अभी r जो है कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई r इंटीग्रल dl अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2, ये भी कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई r 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रल d। अब नहीं कांस्टेंट क्योंकि इसमें l नहीं है ना, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो r कांस्टेंट z कांस्टेंट, बाहर dl, ये पूरा dl का कितना लेंथ होगा, इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई r अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 इनटू 2 पाई r। कुछ कटा, हाँ भाई कटा, ये कट के अगर 2 क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई r स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। That's your formula for magnetic field for a circular current carrying wire along its axis, उसके एक्सिस पे ये फॉर्मूला है, एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, z है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये डेरिवेशन है 4 मार्क के लिए जो पूछा जा सकता है, एक्सिस एक्शन। इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या बोलता है, z को 0 ले लो, z को 0 मतलब क्या, z को 0 मतलब ये जो पॉइंट है P सेंटर पे आ जाएगा, ये 0 कर दो मतलब P सेंटर पे आ गया। अगर z 0 हो गया तो B क्या हो जाएगा, P एट द सेंटर, म्यू नॉट अपॉन 2 पर, म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू आई आर स्क्वायर अपॉन z 0 हो गया तो r स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 कट, तो 2r स्क्वायर नीचे, एक ही r बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू आई बाय r। याद करिए, ये तो भी मैंने आगे डेरिवेशन किया ही वाला, जहां पे वो था ना अपना सर्कुलर आर्क का जो स्पेशल केस था, यही तो था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय r सेंटर। सेम फॉर्मूला इधर से भी आ गया, सर्कुलर आर्क से भी आया और एक्सिस से भी आया, सेम फॉर्मूला आया। मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू आई बाय r, ये फॉर्मूला है। तो ये आपका स्पेशल केस हो गया। अभी थोड़ा सा और पार्ट है, वो मैं कंप्लीट इसी से रिलेटेड है, वो कंप्लीट कर देता हूं, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा अभी। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया। अब देखिए क्या डिस्कशन होने वाला है। हम जानते हैं कि हमारा करंट कैरिंग कॉइल जो है वो अपने आप में एक डाइपोल है, ये मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो मैंने बताया। ऐसा जा रहा है तो आपका थंब ऊपर, तो ये आपका लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ फोर्स, इधर सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स है सब। तो नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल भी अपने आप में एक डाइपोल है, क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ हो गया तो डाइपोल बन गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और एक्सिस को जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज एक्सिस, है कि नहीं, इक्वेटर एंड एक्सिस। ओके, नाउ तो हमको एक्सिस का फॉर्मूला आया, एक्सिस का ये फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है बी एक्सिस का है, बी एक्सिस कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं पता है, हम लोग बोलते हैं z इज वेरी मच ग्रेटर देन r, इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। अब ये डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है लास्ट ईयर लेवल में, इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट डाइपोल। मैं आपको लिख देता हूँ क्या था, ई एक्सिस, याद करिए, ई एक्सिस का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन उधर x था, उधर डिस्टेंस r था, x था, व्हाटएवर, चलो वो ले लेते हैं r क्यूब, ऐसा फॉर्मूला था। एक्सिस की बात करो मैं, एक्सिस का
यहाँ देखिए क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल, ये फॉर्मूला तो था शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो मैंने भी डाइपोल को शॉर्ट कर दिया, z बहुत लंबा है और ये r बहुत छोटा है, तो डाइपोल शॉर्ट हो गया मेरा। तो अभी इसकी वजह से देखिए फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, ये आर स्क्वायर आपको उड़ाना पड़ेगा क्योंकि z के सामने बहुत छोटा है, तो इससे आपका z स्क्वायर बचेगा रेज टू 3/2, तो एक कट जाएगा। देखिए क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन z क्यूब। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर के जगह ए अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन जेड क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू व्हाट इज आई इंटू ए, जब हमने टॉर्क पढ़ा था NIA, आई इंटू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू अपॉन जेड क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन जेड क्यूब, बी एक्सिस। अब ये फॉर्मूला देखिए और ये फॉर्मूला, क्या आपको लगता है सेम नहीं है क्या, इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 2 म्यू, इधर 2 p, इधर r क्यूब, इधर z क्यूब, ये भी एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे है ना, दोनों एक्सिस वाले फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का जो इक्वेटर वाला था सेम इधर भी होना चाहिए, मगर याद रखना कंडीशन क्या है, शॉर्ट डाइपोल होना चाहिए, सब जगह शॉर्ट डाइपोल है। अच्छा, फॉर इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन, अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो ई इक्वेटर का क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं था, सिर्फ p अपॉन r क्यूब था। तो अगर एक एनालॉजी आप लाना है तो इस पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू अपॉन z क्यूब, z नहीं कुछ अलग लेना पड़ेगा, x क्यूब, z तो एक्सिस है तो x क्यूब, यहाँ भी x ही लिखेंगे, मतलब आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये आपको डेरिवेशन में इसी फॉर्मूला याद रखने के लिए समझ में काम आएगा। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। मैंने सम्स नहीं किया है क्योंकि डेरिवेशन बड़े बड़े डेरिवेशन थे, मैंने सोचा उसको कर दूं। नेक्स्ट लेक्चर में सम्स करेंगे, उसके बाद में एक और लेक्चर होगा जहाँ पे हम टोरॉइड और सोलेनॉइड, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अलग से करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जितने भी डेरिवेशंस किए ना, उसके जो डिराइव किए उस पर हम लोग सम्स करेंगे। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी आराम से अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।